नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 31 जुलाई आईटीआर भरने की आखिरी तारीख। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल न किया हो। वक्त पर आईटीआर नहीं भरने के नुकसान हो सकते हैं जिससे आप अब भी बच सकते हैं। तो क्या हो लास्ट मिनट तैयारियां जिससे आप आगे के झंझट से बच जाएं। और फिर भी अगर आप किसी कारणवश 31 जुलाई का टारगेट मिस कर देते हैं तो कैसे भर सकते हैं आईटीआर, और क्या है आईटीआर भरने के फायदे, बताएंगे हम आपको मनी गुरु आईटीआर स्पेशल में। और हमारे साथ स्टूडियो में आज है फाइनेंशियल प्लानर असीम चावला। असीम, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू। इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, कई लोग इसको एज बहुत टीडियस और झंझट वाला काम के तौर पर समझते हैं कि अब आईटीआर भरना है, पता नहीं कितने काम करने होंगे। लेकिन हाँ, 31 जुलाई की आखिरी तारीख है, बहुत कम टाइम बचा और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अब तक आईटीआर ना भरा हो। आखिरकार ये तारीख छूटनी क्यों नहीं चाहिए? इसीलिए कि टाइम से फाइल करेंगे तो ब्याज जो एक्स्ट्रा है, अगर आपका टैक्स पेएबल है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर कोई आप लॉसेस वगैरह क्लेम कर रहे हैं तो वो आपको अलाउड कैरी फॉरवर्ड होते हैं। उसके अलावा रिटर्न रिवाइज़ करना एक लॉस की, अगर आपकी कोई ऐसी रिटर्न है जो आप लेट फाइल करते हैं और उसको बाद में आप रिवाइज़ करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। अगले साल उसमें एक कानून में फेरबदल किया गया है, वो एक काम थोड़ा आसान हो गया। बट इस साल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। लॉसेस आप क्लेम करें, पेनल्टी एक 5,000 रुपये की है वो ना दें, और अगर कोई ब्याज है वो ना दें। और टाइम से फाइल करें, टाइम से क्रेडिट्स लें, अपने टाइम से असेसमेंट्स हों, टाइम से रिफंड लें। इसीलिए टू एवरीथिंग देयर इज़ अ टाइम। बिल्कुल टाइम है, और अभी भी आपके पास टाइम है। तो अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस आप करना चाहते हैं और आखिरी मिनट के झंझट से बचना चाहते हैं तो आज से ही आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना आईटीआर फाइल जरूर कीजिए। असीम, आईटीआर भरने से अगर चूक गए उसके अलावा भी तो क्या होगा? आपने एक्चुअली थोड़ा बहुत बताया जरूर, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहे ऐसे कौन सी पेनल्टीज हैं या कौन से ऐसे जुर्माना है जो अगर हम कहें स्पेसिफिकली वो देना पड़ता है? स्वाति, जो टैक्स स्टैट्यूट है उसमें पेनल्टीज़ और फाइन्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम कॉम्पनसेटरी बोलते हैं, एक को हम पीनल बोलते हैं। तो पेनल्टी जो पीनल कैरेक्टर है, जिसका पीनल स्वरूप है, वो एक 5,000 रुपये की एक पेनल्टी है। और कॉम्पनसेशन यानी डिले, उसको हम ब्याज बोलते हैं, वो एक ब्याज दर 1% पर महीने के हिसाब से अगर आपकी कोई टैक्सेस जो हैं पेड थे, ड्यू आउटस्टैंडिंग थे। यूजुअली 31 जुलाई की रिटर्न जो हम सैलरीड सिचुएशन में देखते हैं उसमें सारे के सारे टैक्सेस हाइपोथेटिकली, ऐसा कैलकुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉयर को वो टीडीएस के रूप में उसका डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, एम्प्लॉयर को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करके ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका कोई टैक्स पेबल नहीं है। वो इस तभी डिपेंडेंट है जब एम्प्लॉई साल के शुरू में एक ऑनेस्ट ट्रूथफुल डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को दे कि सैलरी के अलावा मेरी ये रेंटल इनकम है, या मेरी ये ब्याज की आमदन है, ये मेरे अदर सोर्सेज हैं। तो उसका पूरा लेखा जोखा देख के एम्प्लॉयर मंथ बाय मंथ, जिसको हम कहते हैं टैक्स कट के मुझे सैलरी मिलती है, उसमें एम्प्लॉयर आपके बाकी टैक्स लाइबिलिटीज़ को भी प्रोरेट इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और आप 26AS, अब तो डिजिटलाइजेशन के बाद, आफ्टर दिस होल टेक्नोलॉजी थिंग और डिजिटाइजेशन के बाद आप देखें कि 26AS आप अपना डैशबोर्ड जाके देखें, उसमें देखें आपके सारे TDS क्रेडिट्स ठीक से आ रहे हैं कि नहीं, कोई उसमें मिसमैच तो नहीं है। अगर लास्ट मिनट अब आप बैंक के पीछे दौड़ें कि साहब आपने मेरा TDS कम काटा या ज़्यादा काट लिया, या एम्प्लॉयर के पास जाएं, स्पेशली अगर आपने जॉब्स हॉप की हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, 12 महीने अप्रैल टू मार्च में आप कुछ महीने किसी एक एम्प्लॉयर के साथ थे, कुछ महीने किसी एक एम्प्लॉयर के पास थे, एंड यू डू नॉट वांट टू गो टू दी ओल्ड एम्प्लॉयर, किसी कारण से आप ओल्ड एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना चाहते। उसमें एक टेम्पटेशन भी और होती है स्वाति कि मैं पिछली एम्प्लॉयमेंट क्यों दिखाऊं। एब्सोल्युटली। हाँ, और एक मैं अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सर्वे पढ़ रहा था कि 5.5% ऑफ रिस्पोंडेंट्स टू दैट सर्वे हैव सेड गिवन अ चॉइस हम नहीं दिखाना चाहते। सो विच मे नॉट बी द करेक्ट सिचुएशन एथिकली और अदरवाइज। सो स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स, अब तो सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है, आपको बैंक्स भी टाइम से आपको आपके ब्याज और सेविंग बैंक के सर्टिफिकेट्स और इंटीमेशंस वगैरह टाइम से दे देती हैं। तो टाइम से रिटर्न भरने का आपको फ़ायदा तो बड़े सारे हैं। अब आप ये कहें कि मैं
1 महीने बाद भर दूंगी तो उसमें क्या गलत हो जाएगा? गलती कुछ नहीं है। आई मीन ये ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स हैं, टाइम से फाइल करें, टाइम से आपके रिफंड। डिसिप्लिन भी है, आपको टाइम एक फ्रेम दिया गया है, टाइम लिमिट दिया गया है कि हाँ 31 जुलाई तक आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। अब अगर कोई अपने देरी की वजह बताएं या देरी की वजह ना बताएं, क्या उसमें पेनल्टी में कुछ चेंजेस होते हैं? नहीं, पेनल्टी इनकम टैक्स एक्ट जो इंडियन हमारे जो भारत के टैक्स प्रावधान है, इसमें असेसिंग ऑफिसर के पास एज सच कोई इंडिविजुअल डिस्क्रेशन नहीं है कि अब आपको हमने एक एक्सटेंशन दे दी फॉर योर ओन पर्सनल रीजंस। और इंटरेस्ट की भी जो लेवी है वो भी मैंडेटरी इन नेचर है। हाँ, एक्ट में है कि आपके पास अगर कोई ब्याज लग रही है और आप चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास एक इंटरेस्ट का पिटिशन लेके जाएं और उसको कहें, बट मैं नहीं समझ सकता कि बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट का आउटफ्लो होगा। मेरे कहने के पीछे प्रेमिस ये है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ने अपना अहम रोल ज़रूर प्ले किया होगा टू इंश्योर कि आपके सारे प्रीपेड टैक्सेस जमा हो गए हैं। हाँ, वो सिचुएशन जहाँ पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किसी वजह से नहीं हो पाया और आपकी अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी वो टैक्स जो आपका बच गया और आपने एडवांस टैक्स की 3 किश्तें जून, दिसंबर और मार्च में नहीं दी। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि इस साल से वो किस्त भी 4 हो गई। हाँ, उसमें टाइम फ्रेम्स में चेंजेस हुए। उसमें जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है उस तरह से इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी अब 4 बार तिमाही में एडवांस टैक्स देना है। सो एक सिचुएशन देखते हैं कि मैंने एडवांस टैक्स भी 3 किस्तों में ठीक से नहीं दिया, ये इनकम किसी वजह से टीडीएस उस पर या तो अप्लीकेबल नहीं था या टीडीएस नहीं हो पाया पूरा। अब सिचुएशन होगी कैश फ्लो की, क्योंकि 31 मार्च को जब आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन करेंगे, जो आपका टैक्स प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो टीआरपी है, वो आपको कहेगा कि साहब एडवांस टैक्स का ब्याज दीजिए। आपने एडवांस टैक्स की बात आप कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा क्लैरिफिकेशन में चाहूंगी, कंफ्यूजन होता है कई लोगों में एडवांस टैक्स और असेसमेंट ईयर। हाँ, वो अगर थोड़ा सा इसका हाँ बड़ा सिंपल है। अप्रैल टू मार्च इज अ ईयर जिसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर इज 1 ईयर विच इज सक्सीडिंग दी प्रीवियस ईयर। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अप्रैल 2015 टू मार्च 2016। हाँ, एब्सोल्युटली यू आर राइट। April 2015 to March 2016 is financial year 15-16 and the relevant discussion we are having is for assessment year 16-17. Absolutely. So हम जो ये इस discussion कर रहे हैं, this is for relevant for assessment year 16-17 and a previous year is a year which precedes the assessment year, यानी assessment year 16-17 का financial year corresponding होगा April 15 से March 2016, जिसकी रिटर्न अब 31 जुलाई 2016 तक जानी है। ऑलराइट, और कुछ टाइम ही बचा है और कई लोग एक्चुअली लास्ट डे तक रखते हैं अपना आईटीआर फाइलिंग का दिन, तो लास्ट मिनट अगर फाइलिंग कई लोग कर रहे हैं टिल 30th और इवन टिल 31st, इन आखिरी पलों में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी ना छूट जाए, क्योंकि अगर आपकी उस समय जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई को, अगर उस दिन आपका अकाउंट टैक्स पेबल अकाउंट या जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी अगर वो निल नहीं होती तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, चाहे उसमें डिले 1 दिन का भी क्यों ना हो। तो अगर मैं एक अगस्त को भी अगर मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरे को एक ब्याज दर होगी। अब देखना ये है कि मैं 31 जुलाई को अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता हूं या नहीं, वो एक अहम बात होगी। इसीलिए पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न उस सिचुएशन में जहां आपको पता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, वो कोई प्रूडेंट समझदारी का वो विश्लेषण नहीं होगा। एब्सोल्युटली। एक्चुअली कई लोग 2 अलग अलग तरीके चुनते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। जो काफ़ी टेक सेवी हैं वो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते हैं और कई लोग सीए की मदद से, जिसको हम कह सकते हैं ऑफलाइन वे में टैक्स फाइल करते हैं। अगर हम दोनों को थोड़ा सा डिटेल में बात करें, ऑफलाइन अगर आईटीआर दाखिल करना है लास्ट मिनट में किन बातों का ध्यान रखें उसमें? ऑफलाइन अगर आपने फाइल करना है, वैसे तो 2,35,00,000 टैक्स पेयर्स ने ऑनलाइन फाइल किया, तो रुझान उस तरफ है क्योंकि उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। 5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आमदन है, आपका टैक्स ऑडिट है, तो मोर और लेस यू आर इन ऑनलाइन कैटेगरी। बट अगर ऑफलाइन की, जैसे स्वाति आपने कहा बात करें, तो उसमें वो कैटेगरीज आपको ये देखना है कि आपका फॉर्म 16A, फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट्स, ये मुख्य तौर पे, और आपकी रिटर्न प्रॉपरली भरी होनी चाहिए। फॉर्म 16A जो आपकी सैलरी या जो आपकी वो बाकी टीडीएस क्रेडिट्स हैं वो हों,
और आपका जो बाकी अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं मोर और लेस वो अगर होंगे इन प्लेस तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। 26 AS जो डिजिटाइजेशन TDS की हुई उससे अब TDS के मिसमैचेस में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बट लास्ट मिनट में ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऑनलाइन, क्योंकि ई फाइलिंग आपने कहा कि मेजॉरिटी अब उसी तरफ उनका रुझान जा रहा है कि ई फाइलिंग ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है, उनमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? बिकॉज इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। एक आपने डिजिट डाला, हो सकता है उसमें गलती हो जाए, तो ऐसे कौन सी गलतियां होती है जो नॉर्मली हो जाती हैं? इसमें एक बड़े आपने स्वाति बहुत रेलिवेंट एक पॉइंट पूछा किया कि गलती हो जाती है। आज मैं सुबह ही एक फैसला बॉम्बे ट्राइब्यूनल का पढ़ रहा था कि जहाँ पर सैलरी की पंच करते हुए एक ज़ीरो मिस हो गया तो वो और उस पर टैक्स डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जिसको ट्राइब्यूनल ने कहा कि ये इतनी गलती हो सकती है और रिटर्न रिवाइज हो। डिजिटाइजेशन और IT एनेबल्ड प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जैसे डेटा एंट्री की जो आपने बताई वो, और उसके बाद उसको ठीक से रिवाइज करना एक चैलेंज है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं यूज़ कर रहे तो मेक श्योर आपका ITR 5 विद इन 120 डेज जो बैंगलोर CPC में है वो टाइम से हो जाए। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल कर रहे हैं टेकिंग हेल्प ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स हैं TRP, तो वो आप आई एम श्योर इतनी वो डिलीजेंस ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे और इतनी वो डमी रन्स और उस प्रोसेस से, और अब काफ़ी सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप इंश्योर कर सकते हैं कि प्री अपलोडिंग द रिटर्न आपकी वो रिटर्न करेक्ट हो। उसमें एक दो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं कि ज़्यादा हमारे पास उसमें फील्ड्स या डेटा कॉलम्स नहीं हैं एक्सप्लेनेशन देने के या अपनी जस्टिफिकेशन देने के। मैनुअल कंसाइज है। हाँ, मैनुअल जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हम वी कैन यूज लॉट ऑफ एनेक्शर्स टू गिव आर डिस्क्लोजर्स ताकि बाद में पेनल्टी से रिलेटेड कोई ये ना आए कि आपने ये प्रॉपर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज किए या फुल एंड पर्टिकुलर्स नहीं डिस्क्लोज किए। वो एक चैलेंज ज़रूर आ रहा है इन सिचुएशन ऑफ डिजिटाइजेशन। और दूसरा अब ये सब काम बाइनरी हो गया है। सो पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बिकम अ बाइनरी सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इन अ डिजिटाइजेशन थिंग। वहाँ पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ज़रूर आती हैं। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, अगर कोई बहुत टेक्निकल सैवी भी है और उसने डिसाइड किया है मे बी फर्स्ट टाइम ITR कोई रिटर्न अगर भर रहे होंगे तो उनको किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? इफ़ इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी सिचुएशन जहाँ पर कि उनको डिजिटल फाइलिंग ही करनी है, जैसे 5 लाख से ज़्यादा आए या आपकी कोई फॉरेन इनकम है, कोई फॉरेन एसेट है, आपका टैक्स ऑडिट होना कंपलसरी है, अगर वो सिचुएशन नहीं है तो आप ऑफलाइन फाइल करने की ऑप्शन देख सकते हैं। बट मेरा मानना है कि मोर और लेस ऑनलाइन हैज़ बिकम फार मोर कन्वीनियंट दैन ऑफलाइन। यस इट इज़ गुड, क्योंकि लास्ट मिनट की हड़बड़ाहट से अगर बचना है तो ऑनलाइन इज मोर प्रेफरेबल देन ऑफलाइन। यस, और पुराने दिनों को देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो लंबी कतार में लग के टाइमली रिटर्न एक्नॉलेज हो जाए, वही एक बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट थी। ऑनलाइन ने वो सारा प्रोसेस काफ़ी ईज आउट कर दिया है। आपकी बात स्वाति बिल्कुल ठीक है, यू मस्ट टेक अ हेल्प ऑफ अ intermediary, a chartered accountant or a tax expert who is good at the compliance side and understands the elements of individual taxation.